पाकिस्तान किसान आंदोलन के आड़ में लगातार अपने हथकंडे और अपने मंसूबे कामयाब करने के लिए हथकंडे अपना रहा था, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उसके मंसूबे पर पानी फेर दिया और उसके 308 ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड करके उसके मुंह पे तमाचा मारा और ये जता दिया कि अब तुम भारत में कोई भी साजिश नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज 26 जनवरी के दिन जिस प्रकार से किसानों ने हिंसक उपद्रव दिल्ली में किया, उससे दिल्ली पुलिस और जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं उससे कैसे लड़ेंगी। और इसी मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा जी मौजूद हैं। सर, जिस प्रकार से पाकिस्तान को तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी और ये मुंह की खिला दी, लेकिन अब अपनों से लड़ना सर ज़्यादा जरूरी हो गया है। जिस प्रकार से 26 जनवरी को बदनाम करने की कोशिश की गई, आज क्या कहेंगे इस पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये टिप्पणी करना पसंद करूंगा कि ये जो सो कॉल्ड किसान आंदोलन जो है, ये किसान आंदोलन नहीं है, ये बिचौलियों का आंदोलन है, ये दलालों का आंदोलन है, ये उन नीतिज्ञों का सह देने वाला आंदोलन है जो कि गमलों में गोभियाँ उगा के 10 करोड़ का इनकम टैक्स रिलीफ लिए हैं। वो ऐसे लोगों का आंदोलन है क्योंकि इनके पेट पे लात लगी है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो कानून पंजाब में लागू ही नहीं हुआ, तो ये पंजाब में किसान क्यों विद्रोह कर रहे हैं? तो कांग्रेस सरकार है पंजाब में, तुमने लागू ही नहीं किया, फिर काहे का विद्रोह? जो चीज़ तुम पर लागू ही नहीं होता तो फिर विद्रोह काहे का? तो इसका मतलब है एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इस देश के खिलाफ रचा जा रहा है। वो षड्यंत्र क्या है? वो षड्यंत्र है कि खालिस्तान एंगल। जी बिल्कुल। और षड्यंत्र का जो मैं कुछ स्वरूप बताना चाहता हूँ, मनमोहन सरकार ने दाल के इंपोर्ट पे पूरी छूट दे दी। अच्छा। हिंदुस्तान के अंदर जो दाल के लोग किसान दाल प्रोड्यूस करते थे उनको सेटबैक लगा और विदेश से मनमोहन सिंह सरकार ने दाल लाने की अनुमति दे दी। अब हुआ क्या कि कनाडा में बहुत ज़मीन है, तो वहाँ के जो सिख्स थे वो दबा के दाल की खेती करना शुरू किए और वहाँ से दाल यहाँ एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ। अच्छा, पैसा बनने लगा। अब ये कानून के तहत उनके पेट पे लात लगा है। दुख इस बात का है कि उनके पेट पे लात लगा है, पहली बात। दूसरी बात है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड खालिस्तान जो एंगल दृष्टिकोण है वो एक नया स्वरूप ले रहा है। पहले भी देखिए 1980 में भी ये पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की खालिस्तान समस्या खड़ा करने के लिए, जो 84 में इंदिरा गांधी को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ये पाकिस्तान तो हमेशा से हिंदुस्तान के टुकड़े करने का प्रयत्न करता रहता है। मुझे समझ में नहीं आता है ये कैसे सिख हैं जो गुरु गोविंद सिंह और जो सिख के गुरुओं ने हिंदुत्व को बचाने के लिए बलिदान दिया, अपने बच्चों को दीवारों में चुनवाया और उन बच्चों का वीरता देखो, चू तक उन्होंने नहीं किया। तो वो सिख पाकिस्तान के चंगुल में क्यों फंस रहे हैं? तो क्या लगता है, उनको लगता है कि पाकिस्तान उनके साथ न्याय करेगा? अरे तुमको दिखाई नहीं पड़ता है कि पाकिस्तान के अंदर जितने गुरुद्वारा हैं वो अटैक हो रहे हैं? तुम्हारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, सिख बहनें बेटियां, उनको अगवा किया जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। तुमको ये दिखाई नहीं देता? और तुम ऐसे हिंदुस्तान के दुश्मन के साथ मैत्री करके उनका एजेंडा चला रहे हो। मतलब ये तो मूर्खता है। मूर्खता, ये मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसा कैसे एक सिख कर सकता है। जो अपने गुरुओं का सम्मान नहीं करता वो सिख नहीं हो सकता। तो ये तो आतंकी है, ये तो खालिस्तानी है। ये शतरंज का बहुत ही गंभीर चाल चल रही है अपोजिशन पार्टी। 26 जनवरी क्यों? देखिए, 26 जनवरी एक पर्व है, पूरा राष्ट्रीय पर्व है, उत्साह का पर्व है और इसको बहुत उल्लास के साथ मनाया जाता है और पूरा विश्व का मीडिया इसको ऑब्जर्व करता है, वॉच करता है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट डिस्प्ले होते हैं जिससे हिंदुस्तान की शक्ति, मिलिट्री शक्ति का प्रदर्शन होता है। फिर हमारी संस्कृति की झांकियाँ दिखाई जाती है। तो ये जो संस्कृति और मिलिट्री इक्विपमेंट के शक्ति का जो संगम है उसका वहाँ पर इजहार किया जाता है। तो ये टाइमिंग देखो किसी भी चीज़ में टाइमिंग बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आप टेनिस खेल रहे थे, सही टाइम पे बॉल उठता हुआ मारे
तो वो एस हो जाता है, और नहीं मारे तो फिर तो नेट में लग जाता है। तो ये अपोजिशन पार्टी ने, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं जानता हूं कि उसी पार्टी का हाथ है। अपोजिशन पार्टी एक बहुत बड़ा चतुरता के साथ ये षड्यंत्र किया है कि इतने अहम समय पर्व पे जब पूरा विश्व हिंदुस्तान की तरफ देख रहा हो, उस समय ही उपद्रव करो ताकि उनको मीडिया कवरेज मिले और उनको माइलेज मिले। ये षड्यंत्र है। एक पार्टी जो है इस देश की, वो चाहती है कि मोदी जी के पेशेंस को वो टेस्ट कर रही है, कि वो चाहती है कि गोली चले, हाँ गोली चले, कुछ लोग मरे, फिर ह्यूमन राइट्स इशू, फिर देखो यहाँ लोगों सेफ नहीं है वगैरह वगैरह बकवास शुरू कर देंगे। ये चाहते हैं कि पुलिस फायरिंग तो करे, और ये जान के उकसा रहे हैं मोदी सरकार को कि तुम गोली तो चलाओ। ये इनका षड्यंत्र है। लेकिन ये बहुत ही मतलब नीच तरह का राजनीतिक प्रयोग हो रहा है, और मुझे लगता है कि ये मुखौटे हैं, ये जो बिचौलिए जो आंदोलन कर रहे हैं, ये मुखौटे हैं। एक्चुअल जो कल्प्रिट हैं, जो मास्टरमाइंड हैं, वो एक अपोजिशन पार्टी है। क्यों नहीं उनके नेताओं को अरेस्ट करके उनको जेल में धक्का दे देते हो? ये आधा घंटा में ख़त्म हो जाएगा। ये आधा घंटा में उपद्रव खत्म हो जाएगा। इनको जेल में जाने की ज़रूरत है, इनको पॉलिटिकली बैन करने देने की ज़रूरत है। यही उपाय है, इनका सोल्यूशन ये बहुत खतरनाक सांप है, इस देश को डस रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल भी 2020 में ट्रम्प जिसमें आए थे, सीए का प्रदर्शन हुआ। दिल्ली जलाई तो क्यों दिल्ली जलाई गई? क्यों? ये हर एक बार जब पूरा विश्व का ध्यान हिंदुस्तान पे आता है तो ये उपद्रव क्यों होता है? टाइमिंग आप देखिए। तो ये तो षड्यंत्र है, और मेरा ख्याल है इस षड्यंत्र का 60-60 समाज चले तो वही उसी भाषा में जवाब देने की ज़रूरत है, जैसे को तैसा। इनकी बाह ममोड़ने की ज़रूरत है। ज़रूरत पड़े तो इस पॉलिटिकल पार्टी के जो महाराज लोग हैं, इनको देश से बाहर उठा के फेंकने की ज़रूरत है। सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का विरोध करना या किसी नेता का विरोध करना अगर होता, ये जो एजेंडाधारी जो सो कॉल्ड किसान नेता बैठे हुए हैं, तो वो 25 तारीख को कर लेते हिंसक प्रदर्शन ही करना ना 27 को कर लेते। 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया? क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया में मोदी की बदनामी नहीं, भारत देश की बदनामी हो। क्यों ऐसा किया गया? ये डबल टारगेट है। मोदी की छवि को बर्बाद करो। देखिए, आज मोदी जी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है? लोग समझते थे कि मोदी जी कुछ भी कर लें, लेकिन उनका सबसे बड़ा वीकनेस है कि वो जो विदेश के देशों हैं, वो उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वहाँ उनकी पकड़ नहीं हो पाएगी। हिंदुस्तान में कुछ भी कर लो। और सचमुच तो ये हुआ है कि मोदी जी की जो सबसे टर्निंग फैक्टर है, सबसे जो विनिंग फैक्टर है, वो है विदेश नीति। उसमें उन्होंने ये सफलता हासिल किया है, और विश्व में जिस तरह से उनको सम्मान, अवार्ड पे अवार्ड मिलता है, यूएई में सम्मान, सऊदी अरबिया में सम्मान, आप देखिए। तो इससे बहुत लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि उनकी दुकानदारी बंद हो रही है। जो पैसा कमाते थे धांधली में, हर एक साल स्कैम, हर एक 6 महीना पे स्कैम, वो सब मोदी सरकार में कोई स्कैम हुआ है ही नहीं, क्योंकि होने नहीं देते। तो सवाल ये है कि जो ये टाइमिंग है मोदी जी को नीचे दिखाने का, ये टाइमिंग है हिंदुस्तान के छवि को बर्बाद करने का, उसको नीचा दिखाने का, ये टाइमिंग है मोदी जी को बैकफुट पे डालने का, ये टाइमिंग है मोदी जी के पेशेंस को टेस्ट करने का। ये सब तरीका है। देखिए, इसका एक ही सलूशन है, झटका देने की ज़रूरत है उस पॉलिटिकल पार्टी के आकाओं को, झटका, और कोई सलूशन नहीं है। तो कैसे झटका दिया जाएगा? अरे अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, राजद्रोह चार्ज लगाओ, 30 दिन में फास्ट ट्रैक। कहेंगे हमारी अभिव्यक्ति छीनी। छोड़ो ना अभिव्यक्ति तो अभिव्यक्ति क्या है? देश की कोई अभिव्यक्ति नहीं है, देश का कोई हक। तो यही है कि जब गिरफ्तार किया जाता है तो तानाशाही है, मोदी तो तानाशाह है। मोदी तानाशाह तो 1975 में क्या हुआ? कहते तो यही है। जब इंदिरा गांधी के खिलाफ लालनारायण सिन्हा ने, ये बाबू जगमोहन सिन्हा ने जो वर्डिक्ट दिया, तब क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया गया, पार्लियामेंट में कानून बना गया, कोर्ट का जजमेंट खत्म गया। वो कौन सी बात थी? जब ये अभिव्यक्ति एक आज़ादी है तो 84 में सिखों के साथ क्यों अन्याय किया? ये बकवास है। देखिए, मेरी अपनी ये सोच है, वो आकाएं जो ये देश की छवि खराब करने पे तुले हैं, देश के खिलाफ देशद्रोह कर रहे हैं, इनको अरेस्ट करो।
फास्ट ट्रैक कोर्ट की गठन करो, 30 दिन में इनका फैसला सुनाओ, देश के बाहर निकाल के इनको फेंक दो। आपके घर में यदि सांप है तो आप क्या करेंगे? आप चुप चैन से सोते रहेंगे? कैसे सोएंगे? आप ये उसको बोलेंगे कि तुम्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तुम हमको डसो, हमको हमारे बच्चों को मार दो, हमारी पत्नी को मार दो, हम बातचीत करते रहेंगे तुमसे। ये बकवास चलेगा क्या? यही ये सांप है देश के लिए। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आपके परिप्रेक्ष्य में कि आपके घर में सांप है तो क्या करेंगे? लाठी उठा के मारेंगे? बिल्कुल, क्योंकि वो तो आदमी डसेगा। ये तो डस ही हानि पहुँचाएगा, बाहर तो ये तो डस ही रहा है। ये जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं ये तो डस रहे हैं। अभी राहुल गांधी ने 1-2 दिन पहले क्या कहा कि सेना की जरूरत नहीं है, किसान, लेबरर, वर्कर काफ़ी हैं चीन को धक्का देने के लिए। आप समझ सकते हैं? मतलब मुझे तो ताज्जुब लगता है, विस्मय होता है, दुख होता है मेरी, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग पॉलिटिकल सिस्टम है जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। कमाल का सोच है। मतलब सेना की जरूरत नहीं है देश को सुरक्षा के लिए, लेबरर्स काम करेंगे, ये वर्कर्स काम करेंगे। अरे भाई, तुमको इतना लेबरर्स, वर्कर्स, फार्मर में विश्वास था तो क्यों नहीं इसको इस्तेमाल किया? जब अक्साई चीन गया, जब तक 62 वॉर में हारे, इनको क्यों नहीं इस्तेमाल किया? मतलब मेरे को क्या बोलूँ, मैं बोलना नहीं चाहता। ऐसे ऐसे लोग पॉलिटिकल सिस्टम में। अभी ये आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, आज उपद्रव अब ITO पे भी पहुंच गया है, दिल्ली में दाखिल होने पे भी दस्तखत किए गए थे, लेकिन ये जो सोकाल्ड किसान नेता हैं वो अब पीछे हट गए। नए नए चेहरे दिल्ली में आके दिल्ली को उपद्रव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब 1 तारीख को जब बजट पेश होगा तो हम संसद का घेराव करेंगे। तो क्या लगता है अब सरकार को या पुलिस को अब क्या करना चाहिए, इनके साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं इन उपद्रवियों का प्लान बताता हूँ। इन उपद्रवियों का प्लान है कि सरकार की इच्छा शक्ति को टेस्ट करो, ठीक है? उनको प्रोवोक करते रहो, उकसाते रहो, ताकि वो एक्शन तो लें। ये इनकी सोच है। अब सवाल है कि 2 ऑप्शन है, एक हार्ड ऑप्शन है, एक मिडिल ऑप्शन है, एक सॉफ्ट ऑप्शन है। सॉफ्ट ऑप्शन चलेगा नहीं, हार्ड ऑप्शन है, तो आजमा लिया, कुछ बातचीत तो चली नहीं, कुछ बात बनी नहीं। जो हार्ड ऑप्शन है कि गोली चलाओ। भाई, कांग्रेस ने भी तो मध्य प्रदेश में गोली चलाया था। बिल्कुल, अभी तो जो आंदोलन होते थे तो इतने दिन तक तो कांग्रेस के शासन कहाँ आंदोलन चलते थे? कभी चला? कभी गोलीबाजी हुई, डंडाबाजी हुई, भागो। 124 लोग मारे गए। हाँ, बिल्कुल। आंदोलन उसके बाद हुआ नहीं। तो हार्ड ऑप्शन एक ऑप्शन है। मैं गारंटी करता हूँ कि यदि हार्ड ऑप्शन लिया जाएगा ना, ये 10 मिनट में भाग जाएंगे। जो मरेंगे, जब बाकी लोग सब भाग जाएंगे, क्योंकि ये बेसिकली ये कावर्ड लोग हैं, ये डरपोक लोग हैं। तो हार्ड ऑप्शन थोड़ा सा मुश्किल ऑप्शन है, क्योंकि देखिए देश की छवि खराब होती है। तो अब मिडिल ऑप्शन क्या है? मेरा ख्याल है, देखिए किसी भी गैंग में, अब हम लोग जब इंडियन मिलिट्री एकेडमी में थे तो सिखाया जाता था कि जो क्राउड कंट्रोल में नहीं आ रही है सिविल पुलिस के माध्यम, तो आर्मी को जब हैंडओवर किया जाता है तो क्या टेक्निक है, क्राउड मैनेजमेंट का क्या टेक्निक है, हाउ टू हैंडल द क्राउड, रूली क्राउड को कैसे हैंडल किया, ये हम लोग को सिखाया जाता है। क्योंकि हम 8 टू सिविल अथॉरिटी में ये काम करते हैं, क्राउड को कंट्रोल करना है, तो हमें सिखाया जाता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। उसका तरीका हम लोग को बताया गया था। फर्स्ट स्टेप वार्न, सेकेंड स्टेप आइडेंटिफाई द लीडर, लीडर कौन है, थर्ड स्टेप अरेस्ट द लीडर, क्राउड भाग जाएगा। गोली चलाने की जरूरत नहीं है, लीडर को मतलब नेतृत्व विहीन करने की जरूरत है क्राउड को। तो ये कौन आका है, आपको भी पता है कौन लोग उकसा रहा है? कौन लोग हैं? कनाडा से $1 बिलियन आ रहे हैं। कनाडा के सिखों ने क्या कहा कि जो खालिस्तान का झंडा उठाएगा उसको कितना $1 बिलियन देंगे। ये सब क्या है? तो सवाल ये पैदा होता है कि हमको भी पता है, आपको भी पता है, और सरकार तो हम लोग से ज़्यादा बुद्धिमान है। हम तो सरकार में नहीं हैं, बट सरकार तो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। भाई, उनको पॉलिटिकल विजडम है, तभी तो वो गद्दी में बैठे हैं। एक आदमी जो चाय बेचता था आज प्रधानमंत्री है, तो ओवरनाइट तो प्रधानमंत्री नहीं बना। उसने साधना की, संघर्ष किया, मेहनत किया, साधना किया, अपनी काबिलियत बढ़ाई, राष्ट्रभक्ति की, पूजा किया, तब यहाँ पहुँचे हैं। ये लीडर को अरेस्ट करो, फास्ट ट्रैक कोर्ट से ट्रायल करो और देश के बाहर निकाल कर फेंक दो, उठा के बाहर फेंक दो। देखिए, अपने देश की शुद्धि करने की जरूरत है, शुद्धिकरण करने की जरूरत है। शुद्धिकरण देश में बहुत जागे
ये कीड़ा मकोड़े जो है ना, भारत माता के शरीर में बहुत ज़्यादा कीड़ा मकोड़े चिपक गए हैं। इनसे मुक्त करने की ज़रूरत है देश को। नहीं, वो तो सबने देखा कि जिस प्रकार से खालिस्तानी झंडा लहराया गया और कुछ जो यूएपीए के तहत जो जेल में बंद हैं, कुछ छात्र हैं और जो उपद्रवी हैं, उनको भी रिहाई करने की मांग की गई। ये सारी चीज़ें तो सरकार के भी कानून में जाती होगी। सरकार तो बेशक इस पे परीक्षण कर ही रही होगी लगातार, लेकिन फिर भी बातचीत की जा रही है। सरकार बैकफुट पे आ रही है कि हम 1.5 साल के लिए कानून रोकेंगे और इस तरह के हिंसक उपद्रव हो रहे हैं। अब क्या लगता है कि सरकार कुछ फास्ट ट्रैक केस, मतलब कि कुछ कड़ा नियम लागू करने जाएगी इसका हल निकालने के लिए? देखिए, पहले हमको समझना चाहिए कि ये जो विद्रोह हो रहा है बिचौलियों के द्वारा, विद्रोह है क्या? बिल्कुल, इसमें कोई आधार है नहीं। क्यों? क्या ये सच नहीं कि लोकसभा में कांग्रेस के लीडर्स और बाकी अपोजिशन पार्टी करते रहे कि संशोधन होना चाहिए? क्या ये सच नहीं है? शुरू में तो मांग भी इनका भी यही था कि संशोधन। तो आप लोग तो मीडिया में, आप लोग के पास तो सब रिकॉर्ड है। आपके पास लोकसभा में सब कांग्रेस जो लीडर्स हैं उनका स्पीच है। अकाली दल ने जो समर्थन किया बाद में बोली नहीं हम अब साथ छोड़ते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने ऐसा क्या गलत किया है। मैं एक बहुत ब्लंट उदाहरण देना चाहता हूँ। वो ब्लंट उदाहरण ये है कि मान लीजिए कानून है कि आप खाली ऑटो में चलेंगे और कोई सरकार ये कानून बनाती है कि ऑटो में नहीं, आप हवाई जहाज से चल सकते हैं, ट्रेन से चल सकते हैं, साइकिल से चल सकते हैं, मोटरसाइकिल से चल सकते हैं। दोनों चीज़ आपके पास 10 ऑप्शन है। बेटर ऑप्शन कौन हुआ? जो आपके लिए सूटेबल। भाई आपको फ्रीडम दिया गया। ऑटो से चलना चाहें तो ऑटो से चलें, मोटरसाइकिल से चलें, हेलीकॉप्टर से, आपकी मर्जी। तो ये बेटर रास्ता नहीं है क्या? आपका ऑटो तो बंद नहीं किया, तो जो मंडी है उसको तो सरकार ने बंद नहीं किया। कहा मंडी के अलावे आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, डायरेक्ट बेच सकते हैं, ये कर सकते हैं। इसमें क्या पंगा हो गया? हाँ, मुझे बात समझ में आती कि पंगा होता यदि सरकार कहती कि नहीं मंडी टोटली बंद, आप मंडी में जा ही नहीं सकते। तो ये तो बात है नहीं। तो इसका मतलब है उद्देश्य बहुत साफ है। अच्छा, अभी सरकार कह रही है कि क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस करो। डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि क्लॉज में वो हार जाएंगे। तो हट कर रहे हैं, वापस करो कानून, वापस करो। क्यों कानून वापस करो भाई? डिस्कस तो करो। आप बोलते हो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो सरकार भी गवर्नेंस के हेड हैं, तो उनको कन्विंस करो ना कि तुम सही हो, वो गलत है। वार्तालाप करो। वार्तालाप करने के लिए तैयार नहीं है, हिंसा पे उतर आए हैं। तो ये सिर्फ ये बहुत ही खतरनाक राजनीति खेली जा रही है। देखिए, हमको लगता है, देखिए बहुत ब्लंटली मैं बोलता हूँ, इसका दूसरा मतलब नहीं लगाया जाए, दूसरा माने नहीं लगाया जाए। इस देश में टू मच ऑफ डेमोक्रेसी है। ये देश इतना डेमोक्रेसी के लिए फिट नहीं है। अब ये मत कह दीजिए कि मैं मिलिट्री रूल रिकमेंड करूँ, नहीं। मैं मिलिट्री रूल के खिलाफ हूँ। आप मेरे को गलत इंटरप्रेट मत कीजिएगा। मैं मिलिट्री रूल के खिलाफ हूँ। मिलिट्री रूल सोल्यूशन नहीं है, वो उपाय नहीं है। लेकिन इस तरह का डेमोक्रेसी भी इस देश में नहीं चलेगा, नहीं चलना चाहिए। आप देखिए, आज कोई मान लीजिए चंडीगढ़ से आना चाहता है और दिल्ली के हॉस्पिटल में लाना चाहता है पेशेंट में, तो पेशेंट तो रास्ते में मर जाएगा। तो क्या सही है? नहीं गलत है। क्या उस परिवार को आज़ादी नहीं है कि अपना रिश्तेदार को एम्स में आके ट्रीट करे? आपको धरना करना है, एक जगह सरकार ने दे दिया, वहाँ बैठ के कीजिए धरना। आप रोड क्यों, नेशनल हाईवे क्यों ब्लॉक कर रहे हैं? आप पूरे सिस्टम को क्यों ख़त्म कर रहे हैं? आज इसके वजह से सब्जियों का दाम बढ़ेगा, एक गरीब मारा जाएगा, वो खरीद नहीं पाएगा सब्जी, इकोनॉमी स्लो डाउन होगी। अच्छा, आज चाइना से जितनी कंपनी हिंदुस्तान में आना चाहती हैं, उनको क्या संदेश जा रहा है कि भाई हिंदुस्तान सुरक्षित है, मत यहाँ आओ। तो आप आर्थिक व्यवस्था को भी चोट पहुँचा रहे हैं। तो ये तो राष्ट्र के साथ द्रोह है, इसको सजा देने की जरूरत है। और सजा देने का, जैसे मैंने कहा, लीडरलेस करो, इस ग्रुप को लीडरलेस करो। सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात, इसकी चर्चा हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात की आशंका जताई थी कि 26 जनवरी के दिन कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि हमारे भारत की गरिमा पे कोई चोट पहुंचे। लेकिन फिर भी जो किसान नेता थे उसमें बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से होगा। और बार बार यही सवाल पूछा जा रहा था कि अगर हिंसक उपद्रव हुआ तो ये जो सोकॉल्ड किसान नेता इसकी अगुवाई कर रहे हैं, वो अपने ऊपर जिम्मेवारी लेंगे कि हाँ मेरे कारण ये सारी चीज़ें हुई? देखिए, पहली बात तो ये है
कि ये सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान नहीं करते, बिल्कुल कमेटी में बोल रहे नहीं जाएंगे, कमेटी में नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करते। इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद है उपद्रव करो, सरकार को उकसाओ ताकि सरकार हम पर गोली चलाए, ये इनका उद्देश्य है। ताकि ग्लोबली हिंदुस्तान की छवि खराब हो, अशांति फैले, जो इन्वेस्टर हैं वो डर जाएं, जो एफडीआई में गिरावट हो, आर्थिक झटका लगे, ताकि फिर ये शुरू करेंगे बेरोजगारी। देखिए, किसी भी आदमी में दोष ढूंढना बहुत आसान है। प्रॉब्लम क्रिएटर, हम लोग को जब हम जूनियर ऑफिसर थे तो हम लोग को सिखाया जाता था, डोंट बी अ प्रॉब्लम क्रिएटर, बी अ सोल्यूशन फाइंडर। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बताओ ना। खाली नहीं मानेंगे, कानून वापस लो, ये क्या बकवास है? नहीं, तो देश के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र रखा जा रहा है और मेरा ख्याल है टू मच ऑफ डेमोक्रेसी। जनता माफ़ भी नहीं करेगी इन सारी चीज़ों को। अरे क्या देश की जनता क्या माफ़ नहीं करेगी भाई मेरे? देश की जनता का तो मेमोरी बहुत शॉर्ट होता है। अच्छा, अब अंतिम सवाल आपसे मैं लूँगा कि इसका मुख्यतः, अगर आपके हिसाब से, अब आप पर्सनल व्यूज बताइए कि इसका मुख्यतः उपाय है क्या कि जो ये सारी गतिविधियां जो भारत में की जा रही है उसका अंत हो सके? बहुत क्लियर एंड कट। देखिए, जब तक इंडियन पिनल कोड 121 और 124 को पूरी तरह से परिभाषित, नए तरीके से परिभाषित नहीं किया जाएगा, तब तक सुधार नहीं आएगा। राष्ट्रद्रोह क्या है, इसको परिभाषित करने की ज़रूरत है और राष्ट्रद्रोह फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से एस्टैब्लिश किया जाए और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो फैसला सुनाए और फैसला 3 ही 4 हो, उस पॉलिटिकल पार्टी को बैन किया जाए, उस इंडिविजुअल को बैन किया जाए और देश के बाहर निकाल के फेंक दिया जाए। और इस देश की एक बहुत, और मैं जो पॉलिटिकल सिस्टम को, ये देश की जो प्रेजेंट सिस्टम है वो जो बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रही है, मतलब ये आपके इस प्रश्न से थोड़ा अलग है लेकिन मैं उस पर टिप्पणी करना पसंद करूंगा, क्योंकि मुख्यतः वही इस देश की समस्या का जड़ है, वो है परिवारवाद। जैसा मोदी जी ने कुछ दिन पहले कहा था, इस देश की राजनीति में परिवारवाद ही निम्न स्तर के काबिलियत को जन्म देता है। भाई, आपको ऐसे होने लगे तो सेना में भी डाल दो कि एक जनरल का बेटा जनरल होगा, किसानों में डाल दो, किसान का बेटा किसान होगा, जनरल का बेटा जनरल होगा, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, डाल दो। ऐसा है क्या? या जनरल के बेटे, कई जनरल के बेटे कर्नल घट जाते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल घट जाते हैं। तो ये राजनेता का बेटा राजनेता क्यों बनेगा? एक परिवार का प्रधानमंत्री बन जाएगा बेटा, क्योंकि वो सिल्वर स्पून लेके जन्म लिया है। नहीं, ये देश, देखिए, देश बहुत खतरनाक अवधि से गुजर रहा है। आप लोग को, मीडिया को एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करना पड़ेगा और सत्य का उजागर करना पड़ेगा, और जो राष्ट्रहित में है उसको मद्देनजर रखते ही इस मामला को गर्म करना पड़ेगा। नहीं तो ये सत्ता के मोह में लोग बहुत ही निम्न स्तर के राजनीति पे आज उतर गए हैं और राष्ट्र को इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। इसमें सुधार लाने की जरूरत है। सत्य और साक्षी, 2 ऐसे शब्द हैं जिनके नींव पे पत्रकारिता का स्तंभ खड़ा है और उसी स्तंभ को हम मजबूत करने के लिए लगातार ऐसी आवाज़ों के आपके सामने लाते हैं जिससे भारत देश का गौरव बढ़े, और इसीलिए हम राजधर्म को निभा रहे हैं। हमसे बातचीत करने के लिए सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।